All right, guys. So let's begin with some definitions first. First of all, let us try and understand few of the definitions. I'm not delving deeper into a lot of definitions because बहुत सारी चीजें आपको फाइनल में भी होती है बट हाँ कुछ definitions जिसका बहुत कुछ वर्ड्स हम बोलेंगे कुछ वर्ड्स हम यूज करेंगे तो मुझे चाहिए कि वो वर्ड्स बहुत टाइट है मुझे नहीं चाहिए कि आई डोंट वांट दैट we are getting into the regulations and whenever we are using the basic stuff basic words basic expressions you are अगेन एंड अगेन थिंकिंग अबाउट कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है तो मुझे इस बारे में कंफ्यूजन नहीं चाहिए तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा जिक्र करने वाले हैं थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट डेफिनेशंस रेगुलेशन 2 में है सेबी के आईसीडीआर रेगुलेशन 2 में बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई है और हम जब पढ़ते हैं तो मतलब आई हैव प्रोबेबली गॉन through all the definitions probably barring few the latest one which has been amended अभी मैं उसको पढ़ रहा था तो we professionals we are going to read everything and we expect कि फ्यूचर में तुम भी करोगे लेकिन हाँ कुछ चीजें ऐसी जो आपको याद भी करनी चाहिए या आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे सो आईपीओ और इनिशियल पब्लिक ऑफर दिस एक्सप्रेशन हैज बीन डिफाइंड इन रेगुलेशन 2 Clause W of SEBI ICDR Regulations 2018. What is the definition of IPO? Offer of specified securities by unlisted issuer. Issuer का मतलब होता है कंपनी. तो this is a language which is used often in ICDR regulations. तो जब भी कोई कंपनी इशू कर रही है सिक्योरिटीज तो उसको हम इशूअर बोल के रेफर कर रहे होते हैं लिसन टू मी वेरी केयरफुली अगर हम आईपीओ की बात करते हैं इसका मतलब है कोई ना कोई अनलिस्टेड कंपनी है अनलिस्टेड इशूअर है वो कोई सिक्योरिटीज ऑफर कर रहा है या तो ऑफर फॉर सेल हो रहा है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो हैं अनलिस्टेड कंपनी के वो लोग अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं पब्लिक ऑफर ला के कर्टिस या एग्जांपल्स ले लो तो कोल इंडिया लिमिटेड सरकारी हिस्सेदारी थी 100% हिस्सेदारी गवर्नमेंट की थी गवर्नमेंट ने क्या किया अपनी हिस्सेदारी बेची ऑफर फॉर सेल लाया आईपीओ इंक्लूड्स ऑफर फॉर सेल आई रिपीट आईपीओ का मतलब या तो एक अनलिस्टेड कंपनी ऑफर कर रही है सिक्योरिटीज टू पब्लिक और एक अनलिस्टेड कंपनी या तो फ्रेश शेयर्स ऑफर कर रही है पब्लिक को या तो एक अनलिस्टेड कंपनी के कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना हिस्सेदारी बेच रहे हैं क्या करके आईपीओ लाके ओके सो दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईपीओ रेगुलेशन 2 क्लॉज W सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018 ओके आई डोंट वांट एनी डाउट्स हियर आईपीओ वुड मीन कोई भी अनलिस्टेड कंपनी चाहे फ्रेश इक्विटी शेयर्स फ्रेश शेयर्स इशू कर रही हो या कोई अनलिस्टेड इशूअर है अनलिस्टेड कंपनी है उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं जैसे जोमैटो का अभी जो आने वाला है उसको हम लोग आईपीओ तो बोल रहे हैं लेकिन एक्चुअल में वहां क्या हो रहा है उस इनिशियल पब्लिक ऑफर में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है जो अपना हिस्सेदारी 700-800 करोड़ रुपए का बेच रहा है ओके सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस एक अनलिस्टेड कंपनी है या तो वो फ्रेश शेयर्स क्रिएट कर पब्लिक को इशू कर रही है पहली बार आईपीओ आ रहा है पहली बार पब्लिक को इशू हो रहा है या एक अनलिस्टेड कंपनी है एक अनलिस्टेड इशूअर है जिसके कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अनलिस्टेड कंपनी का मतलब ये नहीं है कि कंपनी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी इट इज जस्ट दैट उसके सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है तो अगर अनलिस्टेड कंपनी है उसके कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपनी हिस्सेदारी पब्लिक इशू लाकर बेचना चाह रहे हैं उसे भी हम आईपीओ ही मानेंगे ओके इसके बारे में आपने कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 28 चैप्टर 3 में पार्ट 1 में सेक्शन 28 में ओएफएस ऑफर फॉर सेल बाय मेंबर्स पढ़ा होगा जिसमें सब रेगुलेशन सेक्शन 28(1) सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 तीन चीजें हैं क्या लिखा हुआ है वहां पे अगर कोई भी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहें तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंसल्ट करके अपना हिस्सेदारी बेच सकते हैं पब्लिक ऑफर लाके कंपनी उनके बिहाफ पे प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करेगी जो भी खर्चा वो इशू में आएगा प्रोस्पेक्टस बनाने में आएगा वो रिम्बर्स कर दिया जाएगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स द्वारा कंपनी को तो बिल्कुल ये आपने सही सुना कि ऑफर फॉर सेल को भी हम आईपीओ बोलते हैं आईपीओ की डेफिनेशन इंक्लूड्स ऑफर फॉर सेल आप बोल रहे हो स्ट्रेच क्यों कर रहे हो इसलिए स्ट्रेच कर रहा हूं कि इसके बाद दोबारा आईपीओ का मीनिंग क्या होता है मत पूछना एक अनलिस्टेड इशूअर है या तो एक अनलिस्टेड कंपनी है अपना फ्रेश इक्विटी शेयर्स फ्रेश शेयर्स इशू कर रही है पब्लिक को या एक अनलिस्टेड कंपनी में कुछ उस पर्टिकुलर अनलिस्टेड कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना हिस्सेदारी पब्लिक इशू लाकर बेच रहे हैं any which ways it will be called as IPO or initial public offer regulation 2 clause W मैं ज्यादा डेफिनेशन याद करने को नहीं बोल रहा हूं लेकिन जो बोल रहा हूं आई होप आप उसको सीरियसली लेंगे फॉलो 2Q
रेगुलेशन 2Q प्रोवाइड्स फॉर व्हाट इज FPO फॉर द पब्लिक ऑफर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? FPO सिंपली मीन्स, पहली बात तो ये कि पहला प्यार हो चुका है, IPO आ चुका है। FPO का मतलब क्या होता है? एक लिस्टेड कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी पब्लिक को शेयर्स का, सिक्योरिटीज का ऑफर दे रही है, या तो एक लिस्टेड कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना हिस्सेदारी पब्लिक को FPO लाकर बेच रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, means offer by listed issuer to public and includes OFS, offer for sale to public by the existing shareholders of a listed company। यहां मैं आपके लिए फिर से क्लैरिटी के लिए लिख देता हूं, ऑफ अ लिस्टेड कंपनी, तो ऑलरेडी जो कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, अगर वो कंपनी न्यू शेयर्स क्रिएट करके पब्लिक को इश्यू करना चाह रही है, या तो उस लिस्टेड कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपना हिस्सेदारी बेचकर पब्लिक को पब्लिक इशू लाकर, पब्लिक ऑफर लाकर इशू करना चाहते हैं शेयर्स, उसे भी हम लोग FPO ही बोलेंगे। IPO पहला प्यार, FPO दूसरा, तीसरा, चौथा, 17, 18 कितने बार भी। तो पहली बार जब अनलिस्टेड कंपनी हिस्सेदारी बेचकर, मतलब पहली बार एक अनलिस्टेड कंपनी अपना शेयर्स बेच रही है पब्लिक को, IPO ला रही है, शेयर लिस्ट करवा रही है, उसको हम IPO बोलते हैं। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी चाहे न्यू शेयर्स इशू कर रही हो पब्लिक को फिर से, या एक लिस्टेड कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना हिस्सेदारी बेच रहे हो, इट विल बी कॉल्ड एज FPO। तो 2Q प्रोवाइड्स फॉर व्हाट इज मीनिंग ऑफ FPO। Further, 2RR, regulation 2RR provides for what exactly is the meaning of public issue? It simply means either IPO or FPO। पहली बार हो, पहली बार है जी, पहली बार है जी, या दोबारा है, तीन, चौथी, पांचवी बार है, डजेंट मैटर। IPO या FPO, इसको क्या बोला जाता है? पब्लिक इशू। तो मैं बार बार पब्लिक इशू, फर्दर पब्लिक ऑफर, IPO इस शब्द का जिक्र करूंगा तो मैं चाहूंगा कि ये रेगुलेशंस बहुत 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 ज्यादा टाइट हैं, ठीक है। ये सिक्योरिटीज लॉ का कोर पोर्शन शुरू हो गया है, अब यहाँ रेगुलेशन ही रेगुलेशन आने वाले हैं। इसके पहले वाले जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े, चाहे म्यूचुअल फंड्स था, चाहे डिपॉजिटरीज एक्ट था, मेजॉरिटी पार्ट वहां पे जो था वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट समझने वाला था। यहाँ कोर रेगुलेशंस है, कोर सिक्योरिटीज लॉ पोर्शन ये शुरू हो गया। यहाँ पे बिल्कुल टाइट रहना है अपने को एक एक रेगुलेशन में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। सो पब्लिक इशू ओनली मीन्स ईदर IPO और FPO। नाउ लेट अस गेट इनटू वन मोर डेफिनेशन व्हिच इज probably a little more exhaustive, थोड़ी ज्यादा बड़ी डेफिनेशन है, नोट्स में भी दी हुई है, उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हु आर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। व्हाट इज प्रोवाइडेड फॉर इन रेगुलेशन 2 क्लॉज, यस 2SS में QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स क्या होते हैं, इसके बारे में दिया हुआ है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। आई एम 100% श्योर कि आप लोग जब मॉड्यूल 1 पढ़ रहे होगे तो मॉड्यूल 1 में आपने 100% प्राइवेट प्लेसमेंट में सेक्शन 42, रूल 14, चैप्टर 3 का प्राइवेट प्लेसमेंट के जो रूल्स हैं उसके साथ अपने 100% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। नहीं भी सुना है कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ QIB। तो अब हम लोग एक बार बात कर लेते हैं किसके बारे में, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के बारे में। तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के बारे में एक बारी मैं आपको मीनिंग क्लियरली समझा देता हूं। ओके, सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। Again, QIBs are defined in SEBI ICDR regulations. That is what I also tell to the company law folks. या आपने कहीं और भी पढ़ा होगा तो भी आपको QIB के बारे में जरूर बताया होगा। आज ऑफिशियली डिटेल में उसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। नंबर 1, QIB का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, थोड़ा सा फोकस चाहिए मुझे आपका यहाँ पे। नंबर 1, म्यूचुअल फंड्स। फंडामेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट दोज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो एक आम रिटेल निवेशक या एक आम कॉर्पोरेट इन्वेस्टर से ज्यादा मार्केट को समझते हैं, काफी ज्यादा फंड्स इनके पास होते हैं। सो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स और फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर रजिस्टर्ड विद सेबी। प्लीज अंडरस्टैंड, QIBs का मतलब होगा म्यूचुअल फंड्स या तो वेंचर कैपिटल फंड्स या तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स या तो फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर विच इज रजिस्टर्ड विद सेबी। तो म्यूचुअल फंड्स तो आप जानते हैं, वेंचर कैपिटल फंड्स भी शायद आप लोग समझते हैं क्योंकि स्टार्टअप्स में इसका हमने जिक्र किया होता है कि जो फंड्स स्टार्टअप्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं उनको वेंचर कैपिटल फंड्स बोलते हैं। अपने इनकम टैक्स एक्ट ने भी
सेक्शन 1023 FB में इसके बारे में सुना होगा शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर अभी इनकम टैक्स में वो रहता है कि नहीं, पहले तो रहता था। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, फंडामेंटली जो वेंचर कैपिटल फंड रेगुलेशंस थे सेबी के, 1996 में सेबी had come up with SEBI Venture Capital Funds Regulations 1996. Eventually in 2012, 21st of May, सेबी ने उन पुराने वेंचर कैपिटल फंड रेगुलेशंस को हटाकर ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशंस 2012 लॉन्च कर दिए थे। तो उसके बाद से इवन वेंचर कैपिटल फंड्स आर रेगुलेटेड अंडर सेबी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। सो हमारे कोर्स में है, डिटेल में हम लोग बाद में बात करने वाले हैं, इसीलिए मैं अभी थोड़ा ज्यादा इसके बारे में नहीं बोलूंगा। फर्दर, एफपीओ, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, please understand, anybody and everybody who is not resident Indian, NRI, you know, one more, PIO, person of Indian origin, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो विदेशी है, जो विदेशी निवेशक हिंदुस्तान की इकोनॉमी में कैपिटल मार्केट्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डायरेक्टली शेयर्स वगैरह खरीदना चाहते हैं, 2014 के बाद से हिंदुस्तान में कोई भी विदेशी निवेशक को अगर आना है, हिंदुस्तान में निवेश करना है, उसको सेबी के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रेगुलेशंस के तहत रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है और वो कंपलसरी होती है। तो आप मान के चल लीजिए कि कोई भी विदेशी निवेशक हिंदुस्तान में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहेगा, उसे रजिस्टर करवाना पड़ता है खुद को एज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को भी हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर मानते हैं। फर्दर एफपीआई, फर्दर पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, scheduled commercial banks like ICICI Bank, HDFC Bank, etc. Then multilateral and bilateral financial development financial institutions. तो 2 या 3 एंटिटीज ने मिलाकर अगर कोई मल्टीलैटरल या बायलैटरल फाइनेंशियल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को भी QIB माना जाता है। फर्दर SIDC, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसे भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर माना जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद IRDA, ऐसा प्रोविडेंट फंड, ऐसा पेंशन फंड जिसके पास कम से कम 25 करोड़ रुपए का कॉर्पस है, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड विद मिनिमम कॉर्पस ऑफ 25 करोड़, उसको भी हम लोग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर मानते हैं। डेफिनेशन याद करने के लिए नहीं है, डेफिनेशन समझने के लिए है। फ्यूचर में हम बार बार QIBs का जिक्र करेंगे। तो मैं ये नहीं चाहता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रट डालो, घोट डालो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की कैटेगरी को समझ लो, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ले लो, मत भागो, रटने के पीछे मत भागो। सिक्योरिटीज लॉ में गए वो दिन जब आपको याद करने से नंबर मिल जाएंगे। प्लीज डू नॉट ट्राई टू मेमोराइज थिंग्स हियर, वैसी कोशिश मत करो क्योंकि उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। फर्दर नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया होगा, ऐसा इंश्योरेंस फंड जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने सेटअप किया है और मैनेज किया जा रहा है, या तो ऐसा इंश्योरेंस फंड जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मैनेज कर रहा है, और सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट NBFC। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट NBFC क्या होगी, मैंने यहां पर उसका भी मीनिंग लिख कर दिया हुआ है। ऐसी NBFC जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उससे हम सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट NBFC मानते हैं। सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट NBFC को इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका नेटवर्थ जब 500 करोड़ से ज्यादा है तो एक बहुत ही साइजेबल एंटिटी है, और ऐसी एंटिटीज भी अगर निवेश करती है उनको भी हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स मानते हैं। फंडामेंटली एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव अगर मैं आपको दूं तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स वो लोग हैं जिन्हें मार्केट्स की थोड़ी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, मार्केट्स के बारे में ये लोग थोड़ा ज्यादा समझते हैं, और ये प्रोफेशनल्स हैं जिन्हें मार्केट के ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स के बारे में एक आइडिया है, और एक आम निवेशक से ज्यादा ये लोग आइडिया रखते हैं। अगर आपको फिर से बताना है, आप चाहते हो कि सर अगर एग्जाम में आ गए तो कैसे हम लोग आंसर करेंगे, भाई म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये तो आपको बाय डिफॉल्ट याद हो जाने चाहिए। अब इंश्योरेंस कंपनीज या इंश्योरेंस फंड जो कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने सेटअप किए हैं वो भी आपको खुद ही याद हो जाएगा। पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड 25 करोड़ या उसके ज्यादा का कॉर्पस वाला, ये भी आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए। नहीं भी हो रहा, इट इज एब्सोल्युटली ओके। माय इंटेंशन of telling you the definition was, whenever I use these words, I don't want you to look back again कि QIB का मीनिंग क्या होता है। I don't want कि आप लोग बार बार गूगल करें और जाके QIB सर्च करें। Qualified institutional buyers fundamentally only mean certain sort of funds who have a bit broader knowledge about the capital markets, nothing more, nothing less. That is what I want you to understand and remember. Okay, now let us get into the most interesting part. As I have already shared with you that we will be
चेकिंग आउट पब्लिक इश्यूज के लिए क्या हिंदुस्तान में रेगुलेशंस है। तो सेबी का जो आईसीडीआर रेगुलेशन है उसमें सबसे क्रूशल जो पोर्शन है उसमें हम लोग जा रहे हैं। उसका जो चैप्टर 2 है वो पब्लिक इश्यूज के बारे में बात करता है। मैंने आपको बता दिया था कि चैप्टर 2 आईपीओ ऑन मेन बोर्ड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और उसमें भी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का, मेरे कहने का मतलब है जो चैप्टर 2 है आईसीडीआर रेगुलेशंस का, उस चैप्टर 2 में हम कौन से पार्ट्स पे कौन से रेगुलेशन में ज्यादा फोकस करने वाले हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया था। अब हम लोग का फोकस होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के एक एक पार्ट में, एक एक रेगुलेशन में। दो तरह की कोशिश होगी जब हम पढ़ रहे होंगे, हमारी दो तरह की कोशिश होगी। एक, चीजों को याद भी करना, मेमोराइज भी करना, और दूसरा समझ भी लेना कि ऐसी कंडीशन क्यों आई है, मेजॉरिटी ऑफ द कंडीशंस क्यों बनाई गई है, उनके पीछे गहरे रीजंस है, और कहीं कहीं पे बिल्कुल रीजंस नहीं है तो मैं वो भी आपको शेयर कर दूंगा कि कहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिकल रीजनिंग है, कहीं कहीं पे, कहीं बहुत बहुत कम जगहों पे ऐसा आपको लगेगा कि कोई रैशनल नहीं है किसी भी रेगुलेशन का। अक्सर सेबी के बनाई हुई सब रेगुलेशंस का आपको बहुत डिटेल्ड रैशनल समझ में आ जाता है, रैशनल मिल जाता है। तो लेट अस फोकस ऑन द ईच रेगुलेशन नाउ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। द फर्स्ट थिंग दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हिंदुस्तान में कोई अनलिस्टेड कंपनी है, कोई अनलिस्टेड इशूअर है, उसको हिंदुस्तान में पब्लिक इशू लेकर आना है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपके कोई फादर के फ्रेंड है, आपके खुद के फादर हैं, आपके खुद के मॉम डैड हैं, वो कहते हैं कि यार हमारी कंपनी को हमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना है। तो पहला सवाल आपका ये होना चाहिए, वेदर द एंटिटी इज एलिजिबल और नॉट। अनफॉर्चुनेटली इन इंडियन jurisdiction the eligibility norms are slightly stringent। हिंदुस्तान में जो नियम है आईपीओस के लिए वो काफी स्ट्रिंजेंट है। सेबी इसके बारे में समय समय पर थोड़ी लीनियंसी लाने की कोशिश करती रही है, और हमने देखा भी है कि ऑल्टरनेटिव क्राइटेरियाज आते रहे हैं, क्योंकि कई सारी हिंदुस्तान की टेक कंपनीज, टेक स्टार्टअप्स जो हैं वो विदेश में जाके लिस्ट करवाई हैं, क्योंकि इंडिया में लिस्ट करवाना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन थैंकफुली सेबी इज इवॉल्विंग, सेबी की रेगुलेशन समय समय पर इवॉल्व हो रही है। तो हम लोग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन केस एन इंडियन अनलिस्टेड इशूअर और एन इंडियन अनलिस्टेड कंपनी इज विलिंग टू list its securities, list its shares. All right. So first things first, let us try and understand कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जब जब जो रेगुलेशन हम पढ़ रहे होंगे तब तब सिर्फ वो रेगुलेशंस पे फोकस करना, ज्यादा दिमाग के घोड़े दगाने की जरूरत नहीं है। एक एक रेगुलेशन जब हम बहुत भयंकर तरीके से कवर करने वाले हैं तो आपको एडवांस में भागने की जरूरत नहीं है। बहुत स्ट्रक्चर्ड सेशंस है। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको बता रहा हूँ 100-125 बच्चे जब आईपीओ की क्लास में बैठते थे, इतना टाइट रेगुलेशन चलता था कि भड़ाभड़ पिन ड्रॉप साइलेंस में हम लोग तोड़ रहे होते थे। और जब मैं रिवीजन में रिवाइज करवा रहा होता था, नॉट अ सिंगल पर्सन वुड स्टे साइलेंट। तो चीजें आपको याद हो जाएगी, बट मेरे साथ रहिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत स्ट्रिंजेंट तरीके से फॉलो करिएगा। दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। ये मेरा आपसे एक छोटा सा एक्सपेक्टेशन है। चलिए लेट्स गेट इनटू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जा रहे हैं, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाने के लिए आपको बता दूं कि हम लोग रेगुलेशन 6 पे सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले होंगे। जो चीज़ें मुझे आपको रटा देनी है, याद करा देनी है, मैं उसके ऊपर भयंकर जोर मारने वाला हूँ, क्योंकि सबसे क्रूशल चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी फॉर आईपीओ। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी नॉर्म्स? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भाई? अनलिस्टेड कंपनी एलिजिबल भी है क्या आईपीओ लाने के लिए? That is number one thing that we are going to look at. Secondly, Reg 7, Regulation 7, Regulation 8. We are going to come to these regulations as well. But इसके पहले हम लोग Regulation 6 देखते हैं, और उस Regulation 6 के साथ एक Regulation 32 मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ जाएगा मैं दोनों को एक साथ क्यों पढ़ा रहा हूँ। चलिए let's begin with the regulations now. आप बोलोगे सर पहले रेगुलेशन के पहले समरी दिखा रहे हो। मेरी बात तो सुनो, हल्का हल्का मेमोराइज भी करने की कोशिश करना है, और फिर डिटेल में खींच के उसको समझने की कोशिश करना है। रेगुलेशन 6 से भी आईसीडीआर रेगुलेशंस 2018
हिंदुस्तान की कोई अनलिस्टेड एंटिटी, हिंदुस्तान की कोई अनलिस्टेड कंपनी अगर आईपीओ लाना चाहती है, सिंपली स्टेटेड, रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1, पिछले 3 साल में 3 करोड़ का नेट टेंजिबल एसेट चाहिए, पिछले 3 साल में 1 करोड़ का नेटवर्थ चाहिए, और पिछले 3 साल में एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ रुपए चाहिए। और अगर आपने पिछले 1 साल में नाम चेंज किया है तो कम से कम जो नाम में नई एक्टिविटी रिफ्लेक्ट हो रही है, उस नई एक्टिविटी से कम 50% रेवेन्यू आपकी आनी चाहिए। I repeat, listen to me very carefully. Regulation 6 सब Regulation 1, what is the eligibility criteria? पिछले 3 साल में आपका क्या होना चाहिए? 3 साल 3 करोड़ नेट टेंजिबल एसेट, 3 साल 1 करोड़ नेटवर्थ, पिछले 3 साल में एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15 करोड़ मिनिमम। और वो तीनों साल में जब हम एवरेज 15 करोड़ रुपए का एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ उन तीनों साल में प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे 1 रुपए का हो लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिनिमम होना चाहिए, 1 रुपए भी होगा चलेगा लेकिन होना जरूर चाहिए। खास बात शब्द देखिए आप, अभी मैं समरी बता रहा हूं ना, डिटेल में चल रहे हैं ना, टेंशन काहे ले रहे हो? पहले कुछ तो याद करना पड़ेगा, और याद किया नहीं जाता हो जाता है। लिसन वेरी केयरफुली, रेगुलेशन 6 सब रेगुलेशन 1, 3 साल 3 करोड़ नेट टेंजिबल एसेट, 3 साल 1 करोड़ नेटवर्थ, 3 साल का एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिनिमम 15 करोड़ रुपए। और अगर पिछले साल में अगर कंपनी ने नाम चेंज किया है तो कंपनी के जो चेंज्ड नेम में जो न्यू एक्टिविटी रिफ्लेक्ट हो रही है, वो न्यू एक्टिविटी से कम कंपनी का 50% रेवेन्यू आना चाहिए। बेसिक एग्जांपल, मैं जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी का नाम था पूर्ति साखर कारखाना, मतलब मराठी में उसका नाम था पूर्ति साखर कारखाना। लेटर ऑन इट वाज चेंज टू पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड। नाउ यू कैन क्लियरली एस्टैब्लिश कि पहले पूर्ति साखर कारखाना तो था, मतलब साखर या शक्कर या शुगर तो पहले भी नाम में रिफ्लेक्ट हो रहा था, लेकिन जो चेंज किया हुआ नाम है उसमें पूर्ति शुगर एंड पावर लिमिटेड है, जहां पर पावर भी दिख रहा है। सो ऐसे केस में अगर कंपनी का नाम चेंज होता है तो नाम में पावर वाली एक्टिविटी दिख रही है, अगर नाम में पावर वाली एक्टिविटी दिख रही है इसका मतलब कम से कम 50% रेवेन्यू कंपनी का पावर के बिजनेस में से आना चाहिए। नहीं तो तुम दिखावा मत करो, तुम नाम में दिखा रहे हो कि पावर है लेकिन तुम्हारे काम में पावर नहीं है, इसका मतलब तुम आईपीओ में लोगों को अपने कंपनी में निवेश करने के लिए रिझाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी प्रैक्टिस 1990s में बहुत देखी गई थी। 1990s के जमाने में टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज का भयंकर जमाना था, कोई भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी के शेयर बढ़ते ही जा रहे थे। तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती थी, वो लोग अपने नाम में टेक लगा देते थे। अगर कोई कंपनी एग्रीकल्चर में तो वो एग्री टेक बोल देते थे, लोगों को लगता था टेक्नोलॉजी वाली कंपनी, और फिर आईपीओ में पैसा लगाना शुरू कर देते थे और बाद में फिर अफसोस होता था। तो कटरीना कैफ बनी है, जैसे वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में बोलती है कि मुझे अफसोस करना नहीं आता। आप भी अभी समझ लीजिए कि अगर कंपनी में नेम चेंज हुआ है पिछले साल में तो जो न्यू नेम में एक्टिविटी रिफ्लेक्ट हो रही है, एटलीस्ट 50% रेवेन्यू उस एक्टिविटी से आनी चाहिए। सर ये बहुत ज्यादा हैवी नहीं हो रहा है क्या सर? इतनी सारी कंडीशन, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर बेचारा जिंदगी में पहली बार पैसा रेस करने की बात कर रहा है, तुम उसको पहले ही बोल दोगे कि ये सारी कंडीशन फॉलो करके सर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं, सेबी समझती है इस बात को, सेबी रिस्पेक्ट करती है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स की। सेबी समझती है कि बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं भाई। नेट टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट का मतलब इक्विपमेंट, मशीनरी, प्लांट। ये नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ रुपए का होना बहुत बड़ी बात है, 1 करोड़ रुपए का नेटवर्थ होना बहुत बड़ी बात है, 15 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना बहुत बड़ी बात है। सेबी समझती है कि काफी डिफिकल्ट कंडीशंस है, इसीलिए तो सेबी क्या बोल रही है पता है, अगर तुम ये चारों कंडीशंस फुलफिल नहीं कर सकते कोई बात नहीं, हम तुमको आईपीओ लाने से नहीं रोकेंगे, लेकिन इंश्योर करो कि तुम जितना पब्लिक इशू लाओगे उसका कम से कम 75% तुम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को इशू कर दोगे। मेरे कहने का मतलब ये, सॉरी सेबी के कहने का मतलब ये कि सालों अगर तुम पब्लिक इशू प्लान कर रहे हो 100 करोड़ का, तो ये 100 करोड़ में से 75 करोड़ के शेयर्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स को बायर्स को इशू होंगे, बाकी तुमको 25 करोड़ जिसको इशू करना है करो, उसके लिए भी वैसे रेगुलेशन है, लेकिन 75% क्यूआईबी को करना कंपलसरी है। बाकी के बारे में कुछ बताया नहीं तो मैं क्यों बताऊं अपने तरफ से? अरे समझ रहे हो क्या? तो सेबी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स की भावनाओं को समझती है, बहुत ज्यादा नहीं समझती है लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश जरूर करती है समझने की।
तो ये जो सारी 6(1) में भयंकर कंडीशन दी हुई है, कोई बात नहीं, अगर आप ये कंप्लाई नहीं कर सकते हो, डोंट वरी, रेगुलेशन 6(2) फॉलो कर दीजिए। आपके पास एज एन अनलिस्टेड इशूअर देयर इज एन ऑप्शन, फॉलो 6(1) और फॉलो 6(2). ईदर ऑफ द रेगुलेशंस यू कैन फॉलो, यू कैन कम अप विद अ पब्लिक इशू। बट अगर आप 6(2) में आते हो, अगर आपकी बेसिक कंडीशंस फॉलो नहीं होती है, 6(2) में अगर आप आओगे तो आपको टोटल पब्लिक इशू का 75% किसको अलॉट करना पड़ेगा? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को। मतलब आपका जो भी टोटल पब्लिक इशू है, मतलब आप 100 करोड़ रुपए रेस करना चाह रहे हो पब्लिक ऑफर में लाकर, पब्लिक इशू में आप 100 करोड़ रुपए रेस करना चाहते हो, 75 करोड़ QIBs को आपको देना पड़ेगा। पब्लिक शब्द से कंफ्यूज मत होइएगा। IPO में पब्लिक का मतलब पता है क्या होता है? एनीबडी हु इज नॉट अ प्रमोटर। ऐसी कोई भी एंटिटी, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो प्रमोटर नहीं है, प्रमोटर ग्रुप में नहीं आता, प्रमोटर नहीं है, वो पब्लिक माना जाता है। चाहे वो छोटा निवेशक हो, चाहे वो बड़ा निवेशक हो, चाहे वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हो। पब्लिक का मतलब एक आम आदमी है, रिटेल इन्वेस्टर है, मेरे जैसा और आपके जैसा एक आदमखोर होना जरूरी नहीं है। आदम होना, इंसान होना जरूरी नहीं है। नॉन प्रमोटर अगर आप हो, इफ यू आर नॉट अ प्रमोटर, यू आर कंसिडर्ड एज पब्लिक। कोई भी पब्लिक इश्यूज में, कोई भी IPOs में, कोई भी फर्दर पब्लिक ऑफर्स में, पब्लिक का मतलब होता है एनीबडी हु इज नॉट अ प्रमोटर। जिंदाबाद। चलो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमने थोड़ा मैं समरी बता रहा था, अभी इन रेगुलेशंस को थोड़ा सा डिटेल में देख लिया जाए, है ना? क्योंकि हमारा BCom BBA का एग्जाम है नहीं, हम लोग CS कर रहे हैं। कंपनी सेक्रेटरीज आर द बेस्ट कंसिडर्ड प्रोफेशनल फॉर सिक्योरिटीज लॉस। सिक्योरिटीज लॉस में हमको सबसे बेहतर माना जाता है, और यहाँ पर हम लोग कोताही नहीं बरत सकते, लूजली हम लोग नहीं पढ़ सकते। Now let us try and check Regulation 6 eligibility criteria for unlisted issuers in slight more details. याद कराने के लिए 6(1) या 6(2) आपको फॉलो करना है। अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड इशूअर है, पब्लिक इशू लाना है, IPO लाना है, 6(1) फॉलो कर लो या 6(2) फॉलो कर लो। 6(1) फॉलो करना है, याद करने के लिए 3 करोड़ 3 साल नेट टेंजेबल एसेट, 1 करोड़ नेटवर्थ, 3 साल 3 करोड़ नेट टेंजेबल एसेट, 3 साल 1 करोड़ नेट टेंजेबल एसेट। पिछले 3 साल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कामकाजी मुनाफा हिंदी में बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरे भाइयों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं बोल रहा हूं, नेट प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूं, कामकाजी मुनाफा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। धंधा जो कोर बिजनेस है उसमें से 15 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट होना चाहिए पिछले 3 साल का। अभी याद करने के लिए ठीक है, थोड़ा डिटेलिंग करनी पड़ेगी, कुछ हल्की फुल्की 1-2 और कंडीशंस भी है, और वो डिटेलिंग में आपको और समझ जाएगी। आ जाओ, लेट्स फोकस ऑन Regulation 6 sub Regulation 1. First things first, the issuer shall be eligible to make IPO only and only if in preceding 3 financial years the company has 3 crores of net tangible asset. The company has got net tangible assets of 3 crores. मैंने वो 3 करोड़ 3 साल 3 करोड़ net tangible asset इसलिए भी लिखा हूं कि मैं आपको एक लय, एक ट्यून, एक धुन में उसको याद भी करवाना चाहता हूं। कंपनी का पिछले 3 पूरे सालों में नेट टेंजिबल असेट्स होना चाहिए 3 करोड़ का। टेंजिबल मतलब जिसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। सेबी ने ये नियम इसलिए बनाए हैं, सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ये नियम इसलिए बनाए हैं कि कम से कम 3 करोड़ रुपए के तो प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट कुछ तो हो। क्या धंधा कर रहे हो? बिना इक्विपमेंट के कैसे धंधा होता है? इवन इफ यू आर अ सर्विस बेस्ड कंपनी, कोई मशीनरी होगी, सर्वर्स होंगे, सिस्टम्स होंगे, तो उनका कम से कम वैल्यू 3 करोड़ होना चाहिए। ऑफकोर्स कोई भी गुड्स है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आप करते हो, 3 करोड़ रुपए के तो असेट्स होंगे ही ना, लिस्टिंग करवाने की बात हो रही है यहाँ पे। सेबी मानती है कि भाई पिछले 3 सालों में एक साल की बैलेंस शीट में 3 करोड़ रुपए के नेट टेंजिबल असेट दिखने चाहिए। रुपया धन नहीं बोल रहे हैं, असेट्स, इक्विपमेंट्स। उसके लिए ही उन्होंने एक एडिशनल कंडीशन बनाई है। वो क्या एडिशनल कंडीशन है? लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। और उसमें भी नॉट मोर देन 50% आर हेल्ड इन मॉनेटरी असेट्स। सेबी का कहना है हम आपको 3 करोड़ रुपए के नेट टेंजिबल असेट्स बोल रहे हैं, आपके पास होने चाहिए। एक बात याद रखिए कि 3 करोड़ के नेट टेंजिबल असेट्स चाहिए, लेकिन उसमें 50% से ज्यादा कैश या कैश कन्वर्टेबल वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। सेबी का इंटेंशन ये नेट टेंजिबल असेट्स की कंडीशन लाने का ये था कि कंपनी ऑपरेटिंग हो, कंपनी कोई ना कोई बिजनेस कर रही हो, कंपनी कोई ना कोई धंधा कर रही हो। सिर्फ अगर आपके पास कैश ही पड़ा हुआ है 3 करोड़ का और आप पब्लिक से पैसा रेस कर रहे हैं,
सेबी इज वरीड अबाउट इट। सेबी को डर लगता है कि पता नहीं आपका धंधा है भी कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्जीवाड़ा है, कंपनी में कोई धंधा वंदा नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंसेस खराब रहे हैं हिंदुस्तान में। पब्लिक इशूज़ को टैक्स की चोरी के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, पैसा घुमाने के लिए भी किया गया है। सेबी बोलती है कि भाई धंधा होना चाहिए, और धंधा 3 करोड़ के नेट टेंजिबल एसेट नहीं तो घंटा तुम्हारा धंधा है कोई फिर? पार्डन माई लैंग्वेज, बट मार्केट का भाषा बोल रहा हूँ मैं आपको, आप भी तो मार्केट में ही आ रहे हो। और प्लीज मुझे जज मत करिए आप लैंग्वेज से, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। आपके नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ तो चाहिए, लेकिन वो टोटल नेट टेंजिबल एसेट 50% से ज़्यादा मॉनेटरी फॉर्म में नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब कैश या कैश कन्वर्टेबल वाले नहीं होने चाहिए। उसमें फर्दर 2 प्रोविजंस बनाए गए हैं जो कि काफ़ी लॉजिकल हैं। क्या प्रोविजंस है? लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर 50% से ज़्यादा कैश वगैरह में है भी या मॉनेटरी फॉर्म में है भी, कोई बात नहीं। हो सकता है पिछले 3 साल में किसी साल में आपकी बैलेंस शीट में मॉनेटरी असेट ज़्यादा हो, कैश कन्वर्टेबल वाले असेट ज़्यादा हो। सेबी बोलती है कोई बात नहीं, कम से कम कंपनी का प्रमोटर कमिट कर दे कि टोटल मिला के जो भी मॉनेटरी एसेट्स 50% से ज़्यादा अगर मॉनेटरी एसेट्स हैं तो प्रमोटर कमिटमेंट दे दे कि उसको मैं बिजनेस में या बिजनेस प्रोजेक्ट जिसके लिए पैसा रेज किया जा रहा है उसके लिए यूज करूंगा। सेबी इज ओके विद दैट। ठीक है। फर्दर इन द सेकेंड प्रोविजो टू क्लॉज ए ऑफ रेगुलेशन 6(1), सेबी सेज द लॉ प्रोवाइड्स कि अगर कंपनी ऑफर फॉर सेल लेकर आ रही है, लिमिट ऑफ 50% मॉनेटरी एसेट्स, ये जो कंडीशन मैंने आपको बताया, दिस लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल, लिसन बी वेरी केयरफुली, नॉट एप्लीकेबल इफ इट इज ऑफर फॉर सेल। मेरे कहने का मतलब ये जो 50% ऑफ मॉनेटरी एसेट्स की रिक्वायरमेंट है, दिस कंडीशन विल नॉट बी एप्लीकेबल अगर यहां पर ऑफर फॉर सेल हो रहा है, कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं, मतलब न्यू शेयर्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, न्यू शेयर्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपना हिस्सेदारी पब्लिक को बेच रहा है, और वो जो पब्लिक है वो पैसा डायरेक्टली कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रही है। कंपनी में ना एक पैसा आया, कंपनी में ना एक शेयर क्रिएट हुआ, तो कंपनी की बैलेंस शीट में कोई नया शेयर क्रिएट नहीं हुआ, कंपनी की बैलेंस शीट में कोई नया पैसा आया नहीं। कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपनी हिस्सेदारी पब्लिक को बेच रहा है, पब्लिक पैसा दे देगी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। अगर ऑफर फॉर सेल है, ये कंडीशन की कोई दरकार नहीं है। ओके, फर्दर लेट्स टॉक अबाउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंडीशन। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कंडीशन है, ये भी बड़ी जबरदस्त, डिटेलिंग बहुत जरूरी है। पहले तो मैं बताऊं आपको, जो शब्द यूज किया गया है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें भी एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 3 सालों का कम से कम 15 करोड़ रुपए होना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है कामकाजी मुनाफा। अगर आप सीए हो, सीएस हो, प्रोफेशनल हो, सीएफए हो, फंड मैनेजर हो, आप कंपनी की बैलेंस शीट में पता है क्या देखोगे? कामकाजी मुनाफा क्या है, धंधे से कितना पैसा आ रहा है वो बता। असेट रखे हैं, तूने कहीं इन्वेस्ट करके रखा था, बैंक में एफडी कराया था, वहां से पैसा आया, वो कोई काम की इंफॉर्मेशन नहीं है। ये बताओ कि धंधा करके ऑपरेशनल मुनाफा कितना है, हाउ मच इज द कामकाजी मुनाफा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, जो बिजनेस से, जो धंधा है, कोर धंधा है, वो कोर धंधे से मुनाफा कितना है, दैट इज वेरी रेलेवेंट। ठीक है, so the condition is operating profit should be average operating profit for previous 3 years should be at least 15 crores, कम से कम 15 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए, जिसमें ये भी एक क्यूमुलेटिव कंडीशन है कि और हर साल में कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर होना चाहिए। मतलब कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाने वाली होनी चाहिए। क्या है, तुम पब्लिक को इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हो, उनको कोई वादा तो है नहीं ब्याज का, उनको कोई वादा तो है नहीं फिक्स डिविडेंड का, साला प्रॉफिट वाली कंपनी तो होनी चाहिए कम से कम। ऐसा सेबी मानती है, मैं तो शब्द सेबी के हैं, हम तो सिर्फ बता रहे हैं। फर्दर नेटवर्थ कम से कम 1 करोड़ का चाहिए इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 सालों की जो बैलेंस शीट होगी उसमें 1 करोड़ रुपए का नेटवर्थ कम से कम होना चाहिए। नेटवर्थ की सिंपल डेफिनेशन है ऑल द असेट्स माइनस ऑल द लायबिलिटीज। तो कंपनी का जो नेटवर्थ है कम से कम 1 करोड़ तो हो यार। हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मेन बोर्ड में लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, कम से कम 1 करोड़ का नेटवर्थ तो होना चाहिए, ऐसा रेगुलेशन बोलता है। फर्दर अगर कंपनी ने नाम चेंज किया है
पिछले साल आईपीओ के पिछले साल अगर जिस दिन भी रेजोल्यूशन पास हुआ आईपीओ का, उसके पिछले साल में अगर कंपनी ने नाम चेंज किया है, एटलीस्ट 50% रेवेन्यू शुड कम from activity reflecting in new name। मैंने आपको एग्जाम्पल क्लियरली बताया, हमारी कंपनी में ऐसा हुआ था। हमारी कंपनी का आईपीओ नहीं आया था, लेकिन हमारी कंपनी में ऐसा हुआ था। पूर्ति सागर कारखाना बिकेम पूर्ति पावर एंड शुगर। तो पहले नाम में शक्कर तो दिखती थी, शुगर मैन्युफैक्चरिंग तो दिखती थी, लेकिन बाद में पावर भी ऐड हो गया। तो अगर आईपीओ ला रहे हो तुम कंपनी का, आईपीओ जिस समय ला रहे हो उसके एक साल पहले तुम नाम चेंज किए हो और नाम में नई एक्टिविटी दिख रही है, तो भाई निवेशकों को गलत भी हो सकता है। तुम निवेशकों को गलत इशारा कर रहे हो, तुम उनको गलत सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हो। तो सेबी बोलती है कि यार नाम में नया एक्टिविटी है क्या, कम से कम 50% रेवेन्यू उस एक्टिविटी से आना चाहिए। फिर आप रोते रहोगे, सर इतनी तो बहुत टाइट कंडीशन है सर, बेचारा एंटरप्रेन्योर धंधे में ध्यान देगा कि सेबी की कंडीशन। कोई बात नहीं, तुम्हारे धंधे में दम है, तुम्हारे बिजनेस मॉडल में दम है, तुमको अपने धंधे में भरोसा है। एक काम करो, बड़े निवेशकों को कन्विंस कर दो। अगर तुम्हें ये सारी कंडीशंस फॉलो नहीं करनी, कोई बात नहीं है मेरे भाई, कोई बात नहीं मेरे भाई। अगर ये कंडीशंस फॉलो नहीं करनी है ना, सिर्फ एक बात कर लो, रेगुलेशन 62 फॉलो कर दो। और टोटल पब्लिक इशू जितना लेकर आ रहे हो, टोटल पब्लिक इशू की जितनी भी साइज है, अगर तुम 100 करोड़ रुपए का इशू लेकर आ रहे हो, कोई बात नहीं, 75 करोड़ रुपए तुम किसको इशू कर दो, 75 करोड़ रुपए के शेयर किसको इशू कर दो, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को। सेबी का मानना है अगर ये बड़े बड़े निवेशक जो मार्केट की समझ रखते हैं, जो प्रोजेक्ट अप्रेजल्स करते रहते हैं बड़े बड़े कंपनीज में, इन लोग वैसे भी जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, जब ये लोग लोन देते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को, तो वो बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स का अप्रेजल करते ही हैं। तो अगर तुम ये ऊपर वाली कंडीशंस नहीं फॉलो कर पाते हो, सेबी बोलती है कोई बात नहीं, एक काम करो, टोटल पब्लिक इशू का 75% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को बेच के दिखाओ। अगर वो तैयार है तो हम भी तैयार है, ऐसा सेबी बोलती है। आई होप आपको ये मेरी कंडीशंस बहुत ही क्लियरली समझी होगी, मुझे इसमें कोई भी डाउट कभी भी नहीं चाहिए। एक बार रिवाइज करते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे यहाँ पे कोई डाउट नहीं चाहिए, किसी में भी सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पे किसी को डाउट आ जाए। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, रेगुलेशन 6(1) फॉलो करो या रेगुलेशन 6(2) फॉलो करो। रेगुलेशन 6(1) 3 साल 3 करोड़ नेट टेंजिबल एसेट, 3 साल 1 करोड़ नेटवर्थ, 3 साल 15 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब बिफोर प्रॉफिट, बिफोर टैक्स वाला जो प्रॉफिट है धंधे में, ऑपरेटिंग कामकाजी मुनाफा, वो क्या बोलते हैं उसको। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, धंधे जो बिजनेस है, मेन कोर बिजनेस से जो प्रॉफिट है, एवरेज नेट प्रॉफिट होना चाहिए 15 करोड़ रुपए। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए, सॉरी मैंने नेट प्रॉफिट ये शब्द कैसे यूज कर लिया, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओपी should be 15 crores. Further, if the company's name changed the name in the previous year, at least 50% of the revenue should come from new name. Further, you can't follow the conditions, कोई बात नहीं, 75% of the total issue size किसको इश्यू करना है, qualified institutional buyers को। Hope that is very 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 clear. Now, before we talk about anything else, let me answer the questions which is mostly asked by the students in class. Often in all the IPOs you will see money control, people will be commenting in the chat boxes, किसको कितना अलॉट होगा, ये वो दुनियादारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं। रेगुलेशन 32, मैं 6 से सीधा 32 पे इसलिए आया क्योंकि ये दोनों कंडीशंस काफी कनेक्टेड है, काफी लिंक्ड है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हिंदुस्तान में जब भी कोई पब्लिक इशू आएगा, वो पब्लिक इशू में जो टोटल मिला के हम शेयर्स इशू कर रहे होंगे, उसमें अलग अलग इन्वेस्टर्स की कैटेगरी को कितना अलॉटमेंट होगा वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा, प्लीज फोकस करिए। तो जितना भी टोटल पब्लिक इशू आने वाला है, उसका मतलब वो अगर 100% है तो उसमें से कितना पोर्शन किसको जाने वाला है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और यहां भी खास बात यह है कि आपके पास ऑप्शन है, या तो 32(1) फॉलो करिए या तो 32(2) फॉलो करिए। 32(1) फॉलो भी कर सकते हैं, 32(2) भी फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों में से एक कंडीशन तो कंपलसरीली आपको माननी ही पड़ेगी। जिंदाबाद। बुक बिल्डिंग ऑफर्स में, बुक बिल्डिंग ऑफर क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। उसमें कंपनी शेयर का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में आप सब भली भांति जानते हैं।
हम लोग जब भी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे होते हैं मतलब हम बुक बिल्डिंग ऑफर ला रहे होते हैं, जहां हम लोग शेयर के प्राइस को एग्जैक्टली नहीं मेंशन करते, हम लोग प्राइस बैंड मेंशन करते हैं। शेयर के प्राइस का एग्जैक्ट जिक्र हम लोग नहीं करते, हम लोग एक रेंज दे देते हैं कि 100 रुपए से 120 रुपए तक का शेयर प्राइस हो सकता है। फिर बुक बिल्डिंग होती है, निवेशक प्राइस डिटरमाइन करते हैं। बुक बिल्डिंग ऑफर्स में अक्सर सारे इश्यूज आजकल बुक बिल्डिंग ऑफर्स ही होते हैं। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए, जब भी कोई कंपनी ऑफर लेकर आएगी, शेयर्स पब्लिक को आईपीओ में ऑफर करेगी, ऐसे केस में अलॉटमेंट, कितने शेयर्स, कितना परसेंटेज शेयर्स का अलॉटमेंट किस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को होगा, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। लिस्ट टू बी वेरी केयरफुली। पहली बात तो ये, रेगुलेशन 32 सब रेगुलेशन 1, रिटेल इन्वेस्टर्स को, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को आपको नॉट मोर देन 35% इशू करना है। मैक्सिमम रिटेल निवेशकों को आप इशू कर सकते हैं 35%। मतलब 100 करोड़ रुपए का आईपीओ है तो मैक्सिमम 35 करोड़ रुपए के शेयर तुम रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को इशू कर सकते हो। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर का मतलब मैं नहीं, आप या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिसकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं है। ओके, रिटेल इन्वेस्टर के बारे में यहां पर डेफिनेशन दी हुई है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। रिटेल इन्वेस्टर के बारे में मैं आपको फिर से बताता हूं, सॉरी मुझे लग ही रहा था मैंने थोड़ा फकअप किया इसलिए मैंने वहां नोट्स में गया। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर का मतलब जो एक आईपीओ में मैक्सिमम 2 लाख रुपए के ही, अप टू 2 लाख रुपीस के ही शेयर्स आप खरीद सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड, रेगुलेशन 32 सब रेगुलेशन 1, अगर आप पब्लिक इशू लेकर आ रहे हैं आपको नॉट मोर देन 35% किसको इशू करना पड़ेगा, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। फर्दर आपको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को मिनिमम कितना अलॉटमेंट करना पड़ेगा, 50%। मतलब 100 करोड़ का आईपीओ है तो 100 करोड़ के आईपीओ में आप 50 करोड़ के शेयर्स मैक्सिमम QIBs को इश्यू कर सकते हो। 35 करोड़ के शेयर्स आप रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को इश्यू कर सकते हो और 15% शेयर आप NII नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जैसे कि प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, उनको इशू कर सकते हो, या 2 लाख रुपए से ज्यादा के जो शेयर्स खरीदना चाहे उनको आप इशू कर सकते हो। Am I very clear? Let me make an illustration for you. कोई बात नहीं, बहुत आम बात है, इसमें हम लोग इलस्ट्रेशन क्लास में बनाते ही हैं क्योंकि दिस इज समथिंग जो बहुत बेसिक चीज़ है। मैं नहीं चाहूँगा कि इतनी बेसिक चीज़ में किसी का भी डाउट जीवन भर के लिए पनप जाए, तो सीधी बात है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा हल्का हल्का जरूर दे ही देता हूँ। यार देख यार, मेरी कंपनी का 100 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, क्या 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, 100 करोड़ का कभी आईपीओ आता है क्या आजकल? साला चिल्लर कंपनियां 1,500 2,000 करोड़ का आईपीओ लेके आती हैं। हाँ, तो फिर भी एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग 200 करोड़ का फिगर ले लेते हैं। आज के बाद जब जहां जहां एलोकेशन के बारे में हम लोग एग्जाम्पल लेंगे 200 करोड़ का ही लेंगे। आप एग्जाम के लिए भी 200 करोड़ का एक फिगर एग्जाम्पल बना के रख लो। सबसे इजी कैलकुलेशन जो है स्टूडेंट के लिए वो 200 करोड़ के फिगर में आ जाएगी। तो लेट अस कंसिडर, लेट अस हाइपोथेटिकली, मान लीजिए हमारा जो पब्लिक इशू है वो पब्लिक इशू है 200 करोड़ का। इतने बार ये पढ़ाया हुआ है ना कि मतलब बहुत इजीली आप लोग इसको समझ जाएंगे, और मैं कोई भी फिगर कोई लूंगा तो उसका एक 100% उसका एक मीनिंग होगा। मैं उसको थोड़ा आसान करने की मेरी कोशिश रहेगी ना। माई जॉब इज टू सिंप्लीफाई थिंग्स, राइट? सो अगर 200 करोड़ का आईपीओ है तो आपके पास है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। अभी जरूरी है मैं पूरा रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स लिखूं? क्या आप इतना नहीं समझ सकते कि अगर मैं RII लिख रहा हूं तो इसका मतलब है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इंडिविजुअल मतलब आदम, प्राइवेट कंपनी नहीं, 1% कंपनी भी नहीं, LLP भी नहीं, आदम, इंडिविजुअल, इंसान, मनुष्य। और क्या मतलब, और कौन सी भाषा में बताऊं? मतलब आई विल ट्राई कोई दूसरी लैंग्वेज में मुझे याद आए तो। बट अगर 200 करोड़ रुपए का इशू है तो रिटेल को कितना करना है आपको? 35%। तो परसेंटेज वाइज मैं यहां लिख देता हूं,
एनआईआई को कितना करना है? 15%। और क्यूआईबीस को कितना करना है? क्विब्स नहीं, इसको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को क्यूआईबीस ही बोलते हैं, 50%। तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, विदाउट कैलकुलेटर आपकी कैलकुलेशंस बन जानी चाहिए। तो अगर हम अमाउंट में लिखना चाहें तो ये अमाउंट कितना आएगा? 50% ऑफ 200 करोड़ इज 100 करोड़, 15% इज 30 करोड़, और बचा हुआ अमाउंट है 70 करोड़। तो 200 करोड़ रुपए के टोटल शेयर इश्यू कर रहे हो तो 50 करोड़ क्यूआईबी को करना, 15% एनआईआई को करना, और 70 करोड़ के आरआईआई को कर देना। अगर मैं इसको अमाउंट में नहीं लेके मैं 200 करोड़ इक्विटी शेयर्स बोलता तो 100 करोड़ इक्विटी शेयर्स क्यूआईबीस को, 30 करोड़ इक्विटी शेयर्स एनआईआई को, 70 करोड़ इक्विटी शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स को। सिंपल एज दैट। सर आपने तो यहां लिखा है कि इनको इतना मैक्सिमम दे सकते हैं। हाँ, तो तीनों के लिए मैक्सिमम लिमिट दी हुई है ना। इसका मतलब मेरे को टोटल 100% इशू करना है तो मेरे को 35 इनको, 15 इनको, 50 इनको करना ही पड़ेगा, नहीं तो बच जाएगा 200 में से कुछ अमाउंट। तो जो लैंग्वेज सेबी रेगुलेशन में यूज की हुई है उसमें यही लिखा हुआ है, नॉट मोर देन 35 टू द रिटेल इन्वेस्टर, नॉट मोर देन 15 टू द एनआईआई, नॉट मोर देन 50 टू द क्यूआईबीस। हाँ, तो नॉट मोर देन 35, नॉट मोर देन 15, नॉट मोर देन 50 अगर आप करोगे तो इसको मुझे मैक्सिमम 35, 15, 50 तब जाके तो मेरा पूरा भरेगा ना आईपीओ। इसीलिए 35, 15, 50 एग्जैक्टली इतना ही एलोकेशन करना पड़ेगा। चिल्ला नहीं रहा हूं मेरे भाइयों, स्टाइल है। तुम्हें क्यों चिल्लाऊंगा, तुमने गलती ही नहीं करी। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा सवाल आ रहा है तो खुद ही सोच के देखिए, है ना। अच्छा, तो ये हो गया बिल्कुल हल्का हल्का बेसिक बात। अब मैं आपको थोड़ा सा तड़का है इसमें, मतलब एक और एडिशनल कंडीशन जो मुझे आपको यहाँ बतानी चाहिए, मैं आपको वो भी बताना चाहता हूं। तो इसमें एक एडिशनल कंडीशन क्या है, लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली। इसमें एडिशनल कंडीशन क्या है? द एडिशनल कंडीशन इज इन क्यूआईबीज, ये जो क्यूआईबी वाला पोर्शन है, इस क्यूआईबी वाले 50% का एटलीस्ट 5% हम लोगों को किसको इशू करना पड़ेगा? टू द म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, लेकिन बहुत सारे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं। मिनिमम क्यूआईबी का टोटल पोर्शन जितना है उसका मिनिमम 5% आपको इशू करना पड़ेगा म्यूचुअल फंड्स को। आई रिपीट, टोटल मिला के आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को जितना अलॉटमेंट करने वाले हैं उसका 5% किसको करना है? क्यूआईबीस को, म्यूचुअल फंड्स को। कहने का मतलब ये कि अगर आप क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को 100 करोड़ रुपए का टोटल 100 करोड़ का अलॉटमेंट अगर क्यूआईबी को होना है तो यू हैव टू इंश्योर कि इसमें से ये 100 करोड़ में से कम 5 करोड़ म्यूचुअल फंड्स को हो रहा है, और बाकी का जो बचा हुआ 95 करोड़ है एनी क्यूआईबी को होगा। ठीक है, आप चाहो तो म्यूचुअल फंड को 5 करोड़ से ज्यादा कर सकते हो, लेकिन मिनिमम क्यूआईबी का टोटल एलोकेटेड पोर्शन है, क्यूआईबी का टोटल जितना रिजर्व पोर्शन है उसका 5% म्यूचुअल फंड को देना ही पड़ेगा। फंडामेंटली हिंदुस्तान के रिटेल इन्वेस्टर्स, हिंदुस्तान के छोटे निवेशक, बहुत सारे लोग डायरेक्ट आईपीओ में पैसा नहीं लगाते हैं, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, इसीलिए सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए 5% का रिजर्वेशन भी दिया है। ओके सर, मान लो किसी कंपनी में रिटेल कैटेगरी में पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं आया, मान लो सर एनआईआई कैटेगरी में 30 करोड़ से ज्यादा पैसे आ गए, क्यूआईबी कैटेगरी में 100 करोड़ से ज्यादा पैसे आ गए, लेकिन रिटेल निवेशक, थोक के जो निवेशक हैं 2 लाख तक की जो आईपीओ में एप्लीकेशन डाल सकते हैं, वो रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर ने 70 करोड़ से कम दिए, तो कोई बात नहीं, स्पिल ओवर अलाउड है। अगर किसी एक कैटेगरी में अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो स्पिल ओवर अलाउड है। व्हाट इज द वर्ड आई एम यूजिंग? स्पिल ओवर, इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड नहीं है। ये स्पिल ओवर, एक ही बार में स्पिल ओवर वर्ड याद कर लो। स्पिल ओवर इज अलाउड इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन इन एनी ऑफ द कैटेगरीज। नहीं तो लिखते बैठोगे 3 लाइनें, इन केस there is under subscription in RII category, in that case the under subscribed portion can be allotted to the NII, the QIB। हाँ, तो फिर पेपर छूटेगा तुम्हारा।
स्पिल ओवर अलाउड है अगर इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन स्पिल ओवर इज अलाउड टू द अदर कैटेगरीज। सिंपल लाइन में आंसर आता है। जिंदाबाद। फर्दर ये हुआ एक ऑप्शन। तो यहां पे मैं एक और खास बात लिख देता हूं कि स्पिल ओवर अलाउड इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन इन एनी कैटेगरी। दोनों के लिए लागू है कंडीशन, इसीलिए मैंने इसको फैला के चौड़ा के लिख दिया। तो ये दोनों ही केसेस में स्पिल ओवर जो रहता है वो अलाउड रहता है। तो किसी एक कैटेगरी में अंडर सब्सक्रिप्शन है तो आप उस कैटेगरी का अंडर सब्सक्राइब पोर्शन दूसरे कैटेगरी में अलॉट कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। हो गए। आई बिलीव यू हैव अंडरस्टूड दिस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आप चाहो तो ये फॉलो कर लो, मतलब मेरे कहने का मतलब आप चाहो तो 32(1) फॉलो कर दो, या आप चाहो तो 32(2) फॉलो करो। अगर आप 32(1) फॉलो करते हो आपको क्या करना है मैंने क्लियरली लिख के दिया हुआ है। अगर आप 32(1) फॉलो नहीं करते कोई बात नहीं, सेबी आपको अलाउ करती है कि आप 32(2) फॉलो कर लें। 32(2) अगर आप फॉलो करते हैं ऐसे केस में रिटेल को 10%, एनआईआई को 15% और क्यूआईबी को 75%। और एग्जैक्टली सेम कंडीशन 5% वाली एग्जैक्टली सेम कंडीशन यहां पे आएगी। जो क्यूआईबी कैटेगरी का टोटल रिजर्व पोर्शन है उसका एटलीस्ट 5% आपको देना पड़ेगा म्यूचुअल फंड्स को। फिर से बताता हूं, रैशनल ये है कि बहुत सारे छोटे छोटे निवेशक डायरेक्टली आईपीओ में निवेश नहीं करते, दे इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। सो फंडामेंटली सेबी वांटेड कि छोटे निवेशकों को इनडायरेक्टली रिजर्वेशन मिल जाए। Of course, that is my understanding, that is my view of things. I hope you understand. इसका भी इलस्ट्रेशन बना लेते हैं। तो मान लो अगर आप 32(1) नहीं करके 32(2) करते तो क्या होता। यार कलर चेंज कर देते हैं, रुको, टेंशन नहीं चाहिए अपने को। तो लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड 32(2) में क्या होता। यहां पे भी आरआईआई को आपको देना है मात्र 10%, है ना, क्योंकि अच्छा सेबी की कंडीशन है, मैं आपको बताता हूं इसका रैशनल। और क्यूआईबी इसको बोलो 75%। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा अमाउंट में या क्वांटम अमाउंट ले लो, क्वांटम ऑफ शेयर में ले लो। मेरा काम मतलब तुमको डिलीवर करना है, और अमाउंट लोगे मतलब टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल लोगे तब भी ठीक है, क्वांटम ऑफ शेयर का परसेंटेज ले लो तब भी ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। क्वांटम ऑफ शेयर भी ले लो, मतलब इसको अमाउंट नहीं लिख के क्वांटम ऑफ शेयर लिख दोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। भाई मान लो शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स तुम लिखना चाहते हो, नंबर ऑफ शेयर्स लिख दो। मेरे कहने का मतलब है ओवरऑल एलोकेशन शेयर्स का, ठीक है। मान लो नंबर ऑफ शेयर्स इतने हैं, तब भी हमारा आंसर ठीक रहने वाला है। अब अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो टोटल जितने भी शेयर्स हम इशू कर रहे होंगे, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि आप रिटेल को दोगे मात्र 20 करोड़ के शेयर्स या 20 करोड़ शेयर्स। अगर नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक इशू 200 करोड़ इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं तो तुम 20 करोड़ इक्विटी शेयर रिटेल को और 30 करोड़ इक्विटी शेयर एनआईआई। एनआईआई कौन है सर? जो रिटेल भी नहीं है, क्यूआईबी भी नहीं है। रिटेल डिफाइंड है, हाँ, एक आईपीओ की एप्लीकेशन में जो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक के शेयर खरीद सकता है रिटेल इन्वेस्टर। क्यूआईबी इज डिफाइंड है, अभी तो देखा क्यूआईबी का इतना बड़ा लंबा चौड़ा डेफिनेशन। सर तो एनआईआई कौन है? प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, एलएलपीज, जो कंपनी में निवेश करना चाहती है 2 लाख रुपए के ऊपर की एप्लीकेशन का। अक्सर ये बड़े निवेशक होते हैं, लेकिन ये क्यूआईबीज नहीं होते। क्यूआईबीज का है 75%। तो सिंपल भाषा में कैलकुलेशन इजी हो जाता है, 150 करोड़। और थोड़ी सी डिटेलिंग अगर आप करना चाहें, जो कि आपको करना चाहिए, आपको हमेशा डिटेल में कैलकुलेशन करने के बारे में सोचना चाहिए। ये इट इज ऑलवेज हेल्दी टू डू सम डिटेलिंग। तो ये जो 150 करोड़ रहेगा, इसका 5% मतलब कि 7.5 करोड़ रुपए आपको देना पड़ेगा म्यूचुअल फंड्स को, और बचा हुआ आप किसी भी एनी क्यूआईबीज को आप लोग दे सकते हैं। तो 150 करोड़ माइनस 7.5 करोड़ रुपए कितना हो जाएगा? इट वुड बी 142.5 करोड़।
जिंदाबाद। क्लास में ना बताया हमेशा ऐसे होता है, कोई ना कोई बेचारा एकदम भोला आदमी होता है, एकदम इनोसेंट सोल, एकदम। आई वेरी फॉन्डली रिमेम्बर फ्यू किड्स। एक हमारा बच्चा था सागर, बहुत बढ़िया बच्चा था यार, मतलब भगवान का रूप टाइप का बच्चा। तो अक्सर क्या होता है, बच्चे ये सोचते सोचते ना एकदम ऐसा हाथ उठाते हैं और चिल्ला चिल्ला के आंसर देते हैं कि सर इसका मतलब ये कि जो रेगुलेशन 6.2 के हिसाब से, जो 6.2 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहा होगा वो 32.2 में आएगा, ऑप्शन भी नहीं है दूसरा। तो पगलों जो 6.2 में आ रहा होगा, जो 75% QIB को ऑफर करने वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहा होगा, उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, है ना। तो वो 32.2 के हिसाब से एलोकेशन करेगा, है ना। तो आई होप यू हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। मैं आपके साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें, थोड़ा सा नोट्स लिखवा देता हूँ आपको। इसके ज़रूरत नहीं है वैसे, आप समझदार हो और आपके नोट्स बहुत ही तगड़े तरीके से बनाए गए हैं, और वो नोट्स को कोई कॉपी भी करेगा तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेबी के रेगुलेशंस पूरे के पूरे दिए हुए हैं। तो पहले उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसकी पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। आई रिसेंटली डिड माई सिक्योरिटीज लॉ कोर्स फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, वेयर द टॉप नॉच लॉयर्स, टॉप नॉच लॉ फॉर्म्स, पीपल फ्रॉम टॉप नॉच लॉ फॉर्म्स, दे केम, दे ईच ऑफ द कॉन्सेप्ट बट 200 तकरीबन 200 घंटों के आसपास की टोटल ट्रेनिंग दी। तो already I was teaching the subject 9 years. After that, cherry on the top was these professors, legendary professors, deliberating on each of the regulations, the whys and hows of each regulation. So this particular portion is very strong. और कोई और कॉपी करे अच्छी बात है यार, कर भी लेगा तो एट द एंड ऑफ द डे हमारी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड बढ़ेंगे ना। आई एम हैप्पी विद दैट, बट स्टैंडर्ड्स बढ़ने चाहिए। कंपनी सेक्रेटरीज की जो फ्रेटर्निटी है, हमारे कलेक्टिव स्टैंडर्ड जितने बड़े होंगे, हमारी फ्रेटर्निटी की वैल्यू उतनी ही इंडस्ट्री में बढ़ेगी। नोट्स में आपको लिखवा देता हूँ। सबसे पहले तो यार पब्लिक इशू में बार बार पब्लिक वर्ड यूज हो रहा है। तो पब्लिक का मीनिंग क्या है भाई? एनीबडी हु इज नॉट अ प्रमोटर। तो जो कंपनी के प्रमोटर नहीं है उसको हम पब्लिक मानते हैं। पब्लिक इशू आ रहा है ना, तो प्रमोटर को छोड़ के हर किसी को हम पब्लिक मानते हैं। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कौन है, जिसको हम RII बोल रहे थे? तो ये एक IPO में, या रेदर आई वुड यूज अ बिगर वर्ड, पब्लिक इशू में जो मैक्सिमम 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। मैक्सिमम एप्लीकेशन शेयर्स खरीदने के लिए ये 2 लाख रुपए का डाल सकते हैं। देसी भाषा में लिखता हूं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए है। पब्लिक इशू में जो मैक्सिमम 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। All right. Hope this is very clear. Then QIBs we have discussed. NIIs fundamentally who are neither retail nor QIB. ना वो रिटेल है ना वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स है। इनको छोड़ के जितने भी लोग हैं सब NII की कैटेगरी में आ जाते हैं। सो भाई लोग, ये मुझे लगता है कि मुझे ये बेसिक बात आपको कंपल्सरीली आपको बतानी ही थी। मैं चाहता था कि अब आप जब नोट्स में आएंगे 32.1 32.2 इजीली समझ जाएंगे। मैं जितना पहले बता रहा हूँ उतना आप पहले करिए। इसके अलावा दुनियादारी में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बाद में देखते बैठना। सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है। आपको सबसे पहले पेज नंबर 75 में आना है। पेज नंबर 75 में आपको रेगुलेशन 61, 62 खत्म कर देना है, मतलब तोड़ के पढ़ लेना है इसको। और मैं जो बोल रहा हूँ वही करना, उसके अलावा कुछ करोगे तो तुम्हारा रिस्क है। और उसके बाद रेगुलेशन 62 पढ़ लेना, इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। जो मैंने बताया पहले आप वो करेंगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद आपको सीधे आ जाना है रेगुलेशन 32 में। नोट्स मैंने बनाया, मुझे मालूम है कि किस तरह से स्ट्रक्चरिंग की हुई है। रेगुलेशन 32 में आ जाइएगा
और रेगुलेशन 32 को पूरा पढ़ लीजिएगा। रेगुलेशन 32 में आप 32(1) पढ़ेंगे, 32(2) पढ़ेंगे, 31(1), 32(1), 32(2) ये बुक बिल्डिंग इश्यूज के लिए, और अक्सर आज की डेट में सारे के सारे बुक बिल्डिंग इश्यूज ही होते हैं। 32(4) में मैं आपको जब लेके जाऊंगा तब वहां मेरे साथ चलिएगा, अभी आपको वहां जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये हो जाने के बाद, इसके बाद आपके अंदर और उत्सुकता जागती है अगर डिटेलिंग की, तो आप चाहें तो अपनी वो आपकी थर्स्ट बुझाने के लिए इस मटेरियल को फॉलो कर सकते हैं। फंडामेंटली सेबी के रीसेंट मॉड्यूल में ये जो पोर्शन है ये सेबी के फाइनल वाले मॉड्यूल से उठा के कॉपी किया गया है। फंडामेंटली सेबी रेगुलेशन में एक्सप्लेनेशन था, ये एक्सप्लेनेशन पहले सेबी के पहले सिर्फ कॉर्पोरेट लिस्टिंग वाले सब्जेक्ट मतलब सीएस प्रोफेशनल में था, अब वो सीएस प्रोफेशनल वाले पोर्शन को ला लिया गया है एग्जीक्यूटिव में। तो मेरे भाइयों, एलिजिबिलिटी कंडीशन नंबर 1 जो है उसमें आपको डिटेल में दिया हुआ है कि मान लो किसी कंपनी का 2014 में 1448.56 करोड़ लाख का नेट टेंजिबल एसेट है, तो वो सारी डिटेलें दी हुई है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। मुझे ये एक्सप्लेन करने में ना कोई रुचि है, ना मैं आपको इसे एक्सप्लेन करने में टाइम डालने वाला हूं। इसका नाम ही एग्जाम्पल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ये एक्सप्लेनेशन है, तो आप चाहें तो इसको पढ़ लें, चाहें तो आप इसको कर लें, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता चुका हूं कि व्हाट इज द प्रायोरिटी। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, you should be focusing on what I have already told you. I hope today's session was important. बेसिक्स के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, और बेसिक्स के बाद हम लोगों ने सबसे पहले पब्लिक इशू शुरू कर दिया है, और पब्लिक इशू में मैंने आपके साथ 2 रेगुलेशंस की बात की है, एक रेगुलेशन 6, एक रेगुलेशन 32। रेगुलेशन 6, रेगुलेशन 32 एकदम टाइट चाहिए, कुछ बेसिक डेफिनेशंस एकदम टाइट चाहिए। उसके बाद पब्लिक का मतलब हु इज नॉट अ प्रमोटर, रिटेल इन्वेस्टर का मीनिंग क्या होता है, एक आईपीओ में मैक्सिमम 2 लाख रुपए की जो एप्लीकेशन डाल सकता है, ये मुझे आपके साथ बिल्कुल टाइट चाहिए। इसके अलावा आप फिलहाल कुछ नहीं करेंगे तो भी चलेगा। हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा प्रमोटर से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं प्रमोटर से रिलेटेड रेगुलेशन 14 एंड रेगुलेशन 15 टू बी मोर प्रिसाइज, और उसके बाद ये रेगुलेशन 15 रेगुलेशन 16, 17, 18, 19, 21, 22 भयंकर डिटेल में बात करेंगे। ऐसा कोई सवाल पैदा नहीं हुआ है जो ये रेगुलेशन पढ़ने के बाद आपका सॉल्व नहीं होगा पेपर में, और फाइनल में कॉर्पोरेट लिस्टिंग में जाओगे तब भी ये आपके काम का होगा। ड्यू डिलिजेंस फाइनल में एक सब्जेक्ट है, वहां भी आपका काम का होगा। मैंने बस इतना सा किया है कि थोड़ी फाइन ट्यूनिंग कर ली है। कोई भी रेगुलेशन, एक भी सिंगल रेगुलेशन जो सेबी के रेगुलेशन में है वो मैंने नहीं छोड़ा है। 2021 में भी जो अमेंडमेंट आई है वो कवर्ड रहेगी, आपको दिसंबर तक की टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। Thank you guys, you have been a lovely audience. We meet in the next session and we will discuss about promoter contribution and the lock-in period which has been specified for the promoter's contribution. Thank you.